नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आदिवासी विमर्श के बारे में। यह टॉपिक यूजीसी नेट और सेट के सिलेबस में रखा गया है। इसके साथ ही एमए के भी सिलेबस में आदिवासी विमर्श, आदिवासी साहित्य पढ़ाया जाता है। तो यह टॉपिक यूजीसी नेट, सेट और एमए के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह एक रिसर्च पेपर है जो कि मैंने कुछ समय पहले लिखा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2020 में प्रकाशित हुआ था और इसमें कई प्रोफेसर लोगों का रिसर्च पेपर सम्मिलित है, जिसमें मेरा भी एक रिसर्च पेपर है। तो आप देख सकते हो 23 नंबर पे हिंदी काव्य में चित्रित आदिवासी विमर्श, देवानंद यादव। दोस्तों इसके माध्यम से हम समझेंगे कि आदिवासी साहित्य क्या है, आदिवासी विमर्श क्या है और आदिवासी साहित्य की स्वरूप और अवधारणा के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यूजीसी नेट और सेट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आदिवासी साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जिनमें आदिवासी लोगों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया जाता है, यानी कि जिन साहित्य में आदिवासी लोगों के जीवन का वास्तविक यथार्थ चित्रण हो वही आदिवासी साहित्य है। आदिवासी साहित्य में आदिवासियों के जीवन का जीवंत वर्णन रहता है। उनके रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, तीज त्योहार, बोलियों, लोक संस्कृति आदि का सजीव वर्णन रहता है। आदिवासी साहित्य में दोस्तों आदिवासियों के लोक जीवन का, उनकी लोक संस्कृति, तीज त्योहार, खान पान, रहन सहन, इन सब का जीवंत और सजीव चित्रण देखने को मिलता है। दोस्तों आइए हम देखते हैं डॉक्टर विनायक तुकाराम के अनुसार आदिवासी साहित्य क्या है। तो वे कहते हैं आदिवासी साहित्य वन संस्कृति से संबंधित साहित्य है। दोस्तों तुकाराम जी कहते हैं कि आदिवासी साहित्य वन संस्कृति से संबंधित साहित्य है, क्योंकि जो आदिवासी होते हैं वह उनका संबंध जंगलों से है, वनों से है, इसलिए वही साहित्य आदिवासी साहित्य है जिनमें आदिवासी लोगों का वर्णन हो। आगे कहते हैं वो आदिवासी साहित्य उन वन जंगलों में रहने वाले वंचितों का साहित्य है जिनके प्रश्नों का अतीत में कभी उत्तर ही नहीं दिया गया। यह ऐसे दुर्लक्षितों का साहित्य है जिनके आक्रोश पर मुख्य धारा की समाज व्यवस्था ने कभी कान ही नहीं धरे। यानी कि ये ऐसे आदिवासी लोगों का साहित्य है जो वन जंगलों में रहते हैं, वंचित है, जिन्हें प्रकाश में अभी तक नहीं लाया गया है और जिनके द्वारा जो आक्रोश व्यक्त किया जाता है। जब आदिवासियों के द्वारा अपने अधिकार मांगे जाते हैं तो जो मुख्य धारा में रहने वाले लोग हैं, समाज व्यवस्था में जो मुख्य धारा में रहते हैं, वे कभी भी उनकी आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यह गिरी कंदराव में रहने वाले अन्यायग्रस्तों का क्रांति साहित्य है। सदियों से जारी क्रूर और कठोर न्याय व्यवस्था ने जिनकी सैकड़ों पीढ़ियों को आजीवन वनवास दिया, उस आदिम समूह की मुक्ति का साहित्य है आदिवासी साहित्य। यानी कि जिनके ऊपर सैकड़ों वर्षों से अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, जिन्हें जंगलों में रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है, ऐसे आदिम जाति की समूह का वर्णन ही आदिवासी साहित्य कहलाएगा। आगे हम देखते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जो साहित्य आदिवासी साहित्यकारों द्वारा लिखा जाता है उन्हें ही आदिवासी साहित्य कहा जाना चाहिए।
दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जब हम किसी भी वस्तु चीज की परिभाषा की बात करते हैं तो उसमें विद्वानों का मतभेद रहता है और किसी भी चीज को एक परिभाषा में बांधना एक कठिन काम है। वैसे ही आदिवासी साहित्य, आदिवासी विमर्श को भी एक परिभाषा में बांधना कठिन काम है। परंतु दोस्तों, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, खासकर आदिवासी लोगों का, कि जो साहित्य आदिवासी लेखकों के द्वारा लिखा जाता है केवल उन्हीं को आदिवासी साहित्य कहना चाहिए। ये बात दलित साहित्य पर भी लागू होती है। बहुत से दलित लेखक का मानना है कि केवल दलितों के द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है। यही बात आदिवासी साहित्य के विद्वानों का भी मानना है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो साहित्य आदिवासी साहित्यकारों द्वारा लिखा जाता है उन्हें ही आदिवासी साहित्य कहा जाना चाहिए। परंतु इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि अगर केवल आदिवासी लेखकों के साहित्य को ही आदिवासी साहित्य के अंतर्गत रखा जाए तो उन सभी लेखकों के साहित्य का क्या होगा जिनमें आदिवासी जीवन का वर्णन बड़ी ही मार्मिकता के साथ किया गया है। तो अगर दोस्तों केवल आदिवासी लेखकों के द्वारा लिखे गए साहित्य को ही आदिवासी साहित्य कहेंगे तो उन सभी साहित्य का क्या होगा जिनमें आदिवासी जीवन का काफी अच्छा वर्णन हुआ है। तो यह प्रश्न भी उठाया गया है, जिनमें आदिवासी जीवन का वर्णन बड़ी ही मार्मिकता के साथ किया गया है। इसलिए मेरे ख्याल से केवल उन साहित्य को ही आदिवासी साहित्य नहीं कहा जाना चाहिए जिन्हें आदिवासी लेखकों ने लिखा है, वरन उन साहित्य को भी आदिवासी साहित्य कहा जाना चाहिए जिनके अंदर आदिवासी लोगों का सजीव एवं सुंदर चित्रण किया गया है। तो दोस्तों, केवल आदिवासी लेखकों के द्वारा लिखे गए साहित्य को ही आदिवासी साहित्य नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन साहित्य को भी आदिवासी साहित्य की कोटि में रखना चाहिए जिसमें आदिवासी लोगों का, उनके जीवन का, उनके रहन सहन, उनके बातों का सजीव और मार्मिक वर्णन हुआ है, उन्हें भी हमें आदिवासी साहित्य के अंतर्गत रखना चाहिए। आगे हम देखते हैं, वर्तमान समय में साहित्य के क्षेत्र में कई तरह के विमर्श चल रहे हैं, जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, वैसे ही आदिवासी विमर्श पर भी जोरों से विचार विमर्श किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान में कई तरह के विमर्श चल रहे हैं, जिनमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श प्रमुख है। इसके अलावा अल्पसंख्यक विमर्श, किन्नर विमर्श, ऐसे कई तरह के विमर्श साहित्य जगत में देखने को मिल रहे हैं। साहित्य के सभी विधाओं में आदिवासी विमर्श चर्चा का केंद्र बना हुआ है। डॉक्टर प्रमोद चौधरी अपने आदिवासी केंद्रित हिंदी उपन्यास पुस्तक में आदिवासी विमर्श का मतलब बताते हुए लिखते हैं। तो एक लेखक है, विद्वान है, जिनका नाम है डॉक्टर प्रमोद चौधरी। उनकी पुस्तक का नाम है आदिवासी केंद्रित हिंदी उपन्यास। इसमें वे आदिवासी विमर्श का मतलब, अर्थ समझाते हुए लिखते हैं, आदिवासी विमर्श से तात्पर्य है उनके अस्तित्व एवं अस्मिता का विमर्श। अतः आदिवासियों के अस्तित्व एवं अस्मिता को लेकर किया गया विचार विमर्श ही आदिवासी विमर्श है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं कि आदिवासी विमर्श क्या है। तो आदिवासियों के अस्तित्व एवं अस्मिता को लेकर किया गया विचार विमर्श ही आदिवासी विमर्श है। दोस्तों, अगर आपको कहीं एग्जाम में लिखना है, जैसे खासकर एमए की विद्यार्थियों के लिए, तो यह परिभाषा आप याद रख सकते हो। डॉक्टर प्रमोद चौधरी के अनुसार आदिवासी विमर्श से तात्पर्य है उनके अस्तित्व एवं अस्मिता का विमर्श।
फिर आप इसे स्पष्ट करते हुए लिख सकते हो, अर्थात आदिवासियों के अस्तित्व एवं अस्मिता को लेकर किया गया विचार विमर्श ही आदिवासी विमर्श है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आदिवासी प्रकृति की गोद में रहते हैं। वे जंगलों में ही झोपड़ियां बनाकर पेड़ों के ऊपर छोटा सा मकान बनाकर रहते हैं। उन्हें खाने पीने के सभी साधन प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। वे भारत के मूल निवासी है। आदिवासी शब्द को परिभाषित करते हुए मानक हिंदी शब्दकोश में लिखा गया है। तो आदिवासी जो हैं वो प्रकृति की गोद में रहते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है, खासकर वैचारिक पृष्ठभूमि में। स्थापना और तर्क इनमें, और आप लोग जानते होंगे कि आजकल यूजीसी नेट के एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको प्रवृत्तियों के ऊपर, उनकी विचारधारा के ऊपर ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसके ऊपर प्रश्न आ सकता है कि आदिवासी का संबंध, या आदिवासी प्रकृति की गोद में रहते हैं, या आदिवासियों का संबंध प्रकृति से है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो आदिवासी हैं वे जंगलों में रहते हैं। जंगलों में ही झोपड़ियां बनाकर पेड़ों के ऊपर छोटा सा मकान बनाकर रहते हैं, और उन्हें खाने पीने की जितने भी उनकी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वे प्रकृति से ही उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। वे ही भारत के मूल निवासी है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है। तो मानक हिंदी शब्दकोश में क्या दिया गया है? किसी स्थान पर रहने वाले, वहां के मूल निवासी यानी आदिवासी। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखना है, खासकर जो लोग यूजीसी नेट और सेट का एग्जाम दे रहे हैं। तो आदिवासी का अर्थ क्या है? किसी स्थान पर रहने वाले, वहां के मूल निवासी यानी आदिवासी। यह प्रश्न भी यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में आ सकता है कि आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है। तो किसी स्थान पर रहने वाले, वहां के मूल निवासी यानी आदिवासी। वर्तमान समय में आदिवासी विमर्श साहित्य के क्षेत्र में केंद्र का विषय बनता जा रहा है। तो वर्तमान में जो आदिवासी विमर्श है वह साहित्य के क्षेत्र में केंद्र का विषय बनता जा रहा है। कविता में भी आदिवासियों के जीवन को बखूबी से चित्रित किया जा रहा है। ऐसे ही एक युवा कवि सोनू रुद्र मांडवी की कविता है, मेरा आदिवासी होना ही काफी है मेरी हत्या के लिए। तो यह जो कविता का शीर्षक है, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि यह आदिवासियों के जीवन का, उनके दुखों का वर्णन इस कविता में दिखाई देता है। मेरा आदिवासी होना ही काफी है मेरी हत्या के लिए। कविता के शीर्षक से ही पता चलता है कि आदिवासी होना ही वर्तमान समय में एक अभिशाप है, क्योंकि आदिवासी होने पर अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो प्रशासन आपको नक्सलवादी घोषित कर देती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर हो रहे अन्याय का चित्रण करते हुए कवि सोनू रुद्र मांडवी कहते हैं, मेरा आदिवासी होना ही काफी है मेरी हत्या के लिए। नक्सली व मुखबिर होना तो बस बहाना है। तो कवि कहते हैं कि मेरा आदिवासी होना ही काफी है मेरी हत्या के लिए, नक्सली व मुखबिर होना तो बस बहाना है। तो दोस्तों आदिवासियों के ऊपर एक प्रकार से अन्याय हो रहे हैं, और वह अपने अन्याय, उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर वो आवाज उठाते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तो प्रशासन के द्वारा उन्हें नक्सलवादी घोषित कर दिया जाता है। यही दर्द आदिवासी कविताओं में, उनके साहित्य में देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं, सरकार ने विकास के नाम पर आदिवासियों से उनकी जमीन, वन आदि सारी संपदाएं तो छीन ली और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों
यह आदिवासी साहित्य की सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार क्या करती है कि विकास के नाम पर आदिवासियों से उनकी जमीन, वन आदि सारी संपदाएं तो ले लेती है, परंतु उन्हें बदले में कुछ भी नहीं देती है। तो यही वर्णन इस कवि की कविता में देखने को मिलता है कि मेरी माटी पर है नजर तुम्हारी, विकास व समरसता तो बस फसाना है, छीन लेना चाहते हैं सारी संपदाएं मुझसे, जो प्रकृति ने दिया मुझे प्यार से, मैंने संरक्षण किया सबका, पर अब लूटना चाहते हैं व्यापार से। तो व्यापार के नाम पर सरकारें क्या कर रही है कि आदिवासियों से उनकी जमीनें, उनकी संपत्ति को छीन रही है और बदले में उन्हें बेघर बना के छोड़ रही है। आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि अक्सर आदिवासियों के ऊपर जो न्यूज आते हैं उसमें कहा जाता है कि जो कोयले की खदानें हैं या वन संपत्ति या जो खनिज हैं, उनके नाम पर उनकी जमीनें सरकार ले लेती है, बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देती, मिलता है तो केवल आश्वासन। तो आइए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं कुछ चीजें। प्रशासन द्वारा आदिवासी लोगों से विकास के नाम पर उनकी जमीन, वन आदि नैसर्गिक संपदा छीन ली गई, परंतु उन्हें बदले में कुछ भी नहीं दिया गया। उनके अधिकारों का हनन तो कर लिया गया और उन्हें अपने ही घर से विस्थापित कर दिया गया। दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण है कि आदिवासियों में, आदिवासी साहित्य में विस्थापित होने की समस्या यह दिखाई देती है। तो आपको ऑप्शन में आ सकते हैं आदिवासी साहित्य क्या है या आदिवासी साहित्य की मुख्य समस्या क्या है। तो उसमें एक समस्या यह भी आ सकती है कि विस्थापित होने की समस्या, क्योंकि सरकारें क्या करती है, प्रशासन क्या करती है कि उनसे उनकी जमीनें ले लेती है और उन्हें उनकी जगह से दूसरे जगह पर विस्थापित कर देती है। विस्थापित का अर्थ होता है कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देना। तो यह समस्या भी आदिवासी साहित्य में देखने को मिलती है। अधिकांश कवि लेखकों ने इस समस्या को उठाकर भी अपना रचना लिखा है। तो यह भी एक समस्या के केंद्र में है, विस्थापित की समस्या। आदिवासी होना अपने आप में एक अभिशाप है, क्योंकि आदिवासियों को न तो 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती है और न ही रहने के लिए मकान। वर्तमान समय में सरकारें आदिवासी लोगों को रोजगार और मकान देने का वायदा तो करती है, पर उन्हें पूरा नहीं कर पाती। आदिवासी लोगों की जमीन यह कहकर जब्त कर दी जाती है कि इस जमीन पर बड़े बड़े कारखाने, उद्योग लगाए जाएंगे और उनमें इन आदिवासियों को रोजगार एवं मकान भी दिया जाएगा। परंतु कारखाने, उद्योगों के बन जाने पर इन आदिवासियों को कुछ भी नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें वहां से विस्थापित कर दिया जाता है। आदिवासियों के विस्थापन की समस्या को चित्रित करते हुए कवि सोनू रुद्र मांडवी लिखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आदिवासी साहित्य की एक मुख्य समस्या है विस्थापन की समस्या। तो इसी विस्थापन की समस्या पर प्रकाश डालते हुए कवि सोनू रुद्र मांडवी लिखते हैं कि मैं जंगलों में रहकर उसी के रूप में ढलने लगा, प्रकृति के आंगन में मुस्कुराकर पलने लगा, पर उनकी क्रूर नजर से बच नहीं पाया। मेरी माटी मेरा वन साथ रख न पाया, चंद कौड़ी के लालच में लूट गई मेरी माटी और वन, छोड़ अपनी मातृभूमि किया मेरा विस्थापन। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि विस्थापन की समस्या आदिवासी विमर्श में एक केंद्र का विषय बना हुआ रहता है। आगे हम देखते हैं, सरकार आदिवासियों को आरक्षण तो देती है, परंतु उनका लाभ पूरी तरह से उन्हें अब भी नहीं मिल पाया है। कहने को तो भारत को आजाद हुए 72 साल हो गए हैं, परंतु आदिवासी आज भी
गुलामी की स्थिति में बने हुए हैं। उन्हें आज़ादी का मतलब अभी तक समझ नहीं आया है, क्योंकि आज़ादी के जो सपने स्वतंत्रता से पहले दिखाए गए थे, वे सपने आज भी पूरे नहीं हो सके हैं। उन्हें न तो खाने के लिए अन्न ही नसीब होता है और न ही रहने के लिए मकान। दोस्तों, आदिवासियों को सरकार के द्वारा आरक्षण तो दिया गया है, परंतु आदिवासी जो होते हैं वे ज्यादातर निरक्षर होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते। इस कारण इस आरक्षण का लाभ उन तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। यह चीजें भी हमें आदिवासी साहित्य में देखने को मिलती है। फिर किस मायने में यह कहा जा सकता है कि आदिवासी लोग आजाद भारत के नागरिक हैं? यानी कि दोस्तों, ऐसे नागरिक जिन्हें आजादी के इतने वर्ष के बाद भी न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए ठीक से खाना, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि ये लोग आजाद हैं? आदिवासियों को कभी भी अपनी आवाज उठाने का मौका ही नहीं दिया गया। उनकी जो समस्या है उन्हें उठाने का काम भी वे लोग ही करते हैं जो खुद समाज में प्रतिष्ठा पा चुके हैं और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संपन्न हैं। वे ही आदिवासियों के सामने आदिवासियों की ही समस्या पर विचार विमर्श करने का दिखावा कर रहे हैं। कवि वाहरू सोनवने कहते हैं। दोस्तों, यह बात हमें देखने को मिलती है आदिवासी साहित्य में कि आदिवासी लोगों को उनकी आवाज उठाने का मौका ही नहीं दिया जाता है। और आदिवासियों की समस्या कौन उठा रहे हैं? जो पहले से ही समाज में प्रतिष्ठा पा चुके हैं। वे लोग जो समाज में आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से संपन्न हैं, वे ही लोग आदिवासियों के सामने उन्हीं आदिवासियों की समस्या रख रहे हैं। यानी कि ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आदिवासियों को बोलने के लिए नहीं दिया जाता और उनकी ही समस्या उन्हें ही कौन सुना रहा है? जो आदिवासी नहीं है, जो समाज में प्रतिष्ठा पा चुके हैं। ऐसे लोग आदिवासियों की समस्या कह रहे हैं। तो एक कवि हैं वाहरू सोनवने। कवि कहते हैं कि हम मंच पर गए ही नहीं और हमें बुलाया भी नहीं गया। हम मंच पर गए ही नहीं और हमें बुलाया भी नहीं। उंगली के इशारे से हमें अपनी जगह दिखाई गई। हम वहीं बैठ गए और वे मंच पर खड़े होकर हमारा दुख हमसे ही कहते रहे। तो यह बात भी देखने को मिलती है कि आदिवासियों को मंच से दूर रखा जाता है और ऐसे लोग जो आदिवासी नहीं हैं, समाज में समृद्ध हैं, संपन्न हैं, वे लोग मंच पर खड़े होकर आदिवासियों को उनकी ही दुख सुनाते हैं। आगे हम देखते हैं, आदिवासियों को अपनी बात मंच पर कहने पर ही आदिवासियों को अपनी बात मंच पर कहने पर उन्हें ही दोषी बनाकर माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। आदिवासी कवि वाहरू सोनवने अपनी कविता संग्रह पहाड़ हिलने लगा है कि मंच नामक कविता में इस बात पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं। हमने अपनी शंका फुसफुसाई, वे कान खड़े कर सुनते रहे, फिर ठंडी सांस भरी और हमारे ही कान पकड़ हमें ही डांटा, माफी मांगो वरना। तो यह भी एक समस्या दिखाई देती है आदिवासी साहित्य में कि आदिवासियों को मंच पर उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता और अगर कोई बात अपनी रखता है तो उसे दोषी ठहराकर उससे माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। आदिवासियों ने बहुत जुल्म को सहा है, पर अब वह वक्त आ गया है जब उन्हें स्वयं जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। वर्तमान में
अनेक आदिवासी कवियों ने अपने जाति समुदाय के लोगों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ कलम की तलवार को उठा लिया है और अपने बंधु भाइयों को अपने ऊपर हो रहे शोषण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज का युवा आदिवासी कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने लोगों को तैयार कर रहा है अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। कवि आदिवासियों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार का पर्दाफाश करते हुए कहता है, गन्ने का रस पीने वाले लोगों का रस पीने वाले गन्ने। तो दोस्तों अभी जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। अभी जो युवा कवि हैं, आदिवासी कवि हैं, लेखक हैं, वे जागरूक हो रहे हैं। वे अपने भाई बंधुओं के समस्याओं को साहित्य में जगह दे रहे हैं और साथ में अपने भाई बंधुओं को प्रेरित भी कर रहे हैं कि वे भी आगे आए, समाज में आए और वे भी उन समस्याओं को उठाए और अपने अधिकारों की मांग करें। अतः कहा जा सकता है कि आदिवासी वनों में निवास करता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आदिवासी वनों में निवास करता है, वह सभ्य लोगों से दूर है तथा अशिक्षा अज्ञानता अंधविश्वास आदि उसकी विशेषताएं हैं। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखना है, यह महत्वपूर्ण है। आदिवासी वनों में निवास करता है, वह सभ्य लोगों से दूर है तथा अशिक्षा अज्ञानता अंधविश्वास आदि उसकी विशेषताएं हैं। उसकी अपनी ही दुनिया है जिसमें वह स्वयं को खुश रखने का प्रयास करता है। आदिवासी कवि अपनी कविताओं के माध्यम से आदिवासियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। इस कार्य में वाहरू सोनवने, ये आदिवासी कवि हैं, वाहरू सोनवने, महादेव टोपो तथा युवा कवि सोनू रुद्र मांडवी जैसे कवियों का योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन कवियों ने आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को समाज के सामने लाने का काम किया है। साथ ही समाज को फिर से इनके बारे में सोचने को विवश किया है। आदिवासियों की स्थिति को अगर सुधारना है तो आदिवासी लोगों के साथ साथ सभ्य समाज के लोगों को भी इसमें अपना योगदान देना होगा, तभी आदिवासियों की स्थिति में सुधार आ सकता है। तो यह संदर्भ सूची थी। दोस्तों अगर आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो या लिखना है तो यह भी आपको काफी काम में आएगा। तो यह जो है यह रिसर्च पेपर था जो कि पब्लिश हुआ था अनुज्ञा बुक्स से। तो दोस्तों अगर आपको यह टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।